Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our channel Education Pill. As you know that we are doing this CUET PG English Literature complete preparation only on our YouTube channel. In the previous videos we have completed Old English period, Middle English period, Age of Chaucer, Age of Revival, Elizabethan age. And today we are going to do Jacobean and Caroline period. Those who are new, उन्हें मैं बता दूं that this is a free crash course and the classes will be uploaded on our YouTube channel only. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन इम्पॉर्टेंट अपडेट. आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको दो लिंक्स वहां पर दिखेंगी. द फर्स्ट लिंक इज फॉर आवर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट एंड जितना भी PYQs हैं, जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी, वो सभी आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी. एंड द सेकंड ग्रुप, दैट ग्रुप इज फॉर द शेड्यूल, है ना. अगर कोई भी क्लास में चेंज आता है, किसी शेड्यूल में चेंज आता है, टाइमिंग्स में बदलाव आता है, तो आपको हमारे चैनल एजुकेशन पिल जो कि टेलीग्राम पर है वहाँ पर अपडेट्स मिल जाएंगी. तो जल्दी से जाकर दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें. अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो यू कैन सिंपली मेक अ कॉल ऑन दिस गिवन नंबर ऑन योर स्क्रीन. तो अब बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं विद टुडेज थॉट. The harder the conflict, the more glorious the triumph. आज आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उतनी ही सुंदर आपकी विजय होगी. जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर क्लास में 5 MCQ भी करते हैं. सो इन द प्रीवियस क्लास हमने जो MCQ किए थे, आज हम उनका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर शाइलॉक आ ज्यूइश मनी लेंडर. सो इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको ये विलियम शेक्सपियर वाला पढ़ाया था क्लास, तो उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था दैट इट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड शाइलॉक इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है. इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आप पोर्शिया का कैरेक्टर स्केच भी जरूर देख लें. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the main antagonist in Othello? It is Iago, Cassio, Desdemona, or is it Emilia? So it is option number A, that is Iago. Then moving on to the next question, we have, which comedy involves mistaken identities and the shipwreck of twins Viola and Sebastian? As You Like It, Twelfth Night, The Taming of the Shrew, or is it D, Much Ado About Nothing? So it is Twelfth Night. Question number 4. Who says the famous line, to be or not to be? That is the question in Hamlet. So this beautiful quote was said by Hamlet himself. Then comes question number 5. And the question says, who is the villainous uncle who plots to take the throne in Hamlet? Is it King Claudius, Polonius, Learce, or Fortinbras? So it is option number A, King Claudius. I also saw all of your comments. तो जिन्होंने भी आंसर दिया था, all of you have given the right answer. चलिए अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं Jacobean and Caroline age. Before starting, I would like to give a brief background. यहाँ पर जब से ये एज शुरू होता है, बच्चों को डेट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है. एंड सबसे पहले इसलिए हम डेट्स ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके कैरेक्टर स्केचेस, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स एंड लिटरेरी फीचर्स को देखेंगे. तो देखिए, अभी हमने एलिजाबेथन एज पढ़ा. एलिजाबेथन एज जो कि 1558 जब एलिजाबेथ गद्दी संभालती हैं, इट वेंट टिल 1603. 1603 में क्या होता है, एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है. तो देखिए 1603 से अब हमें आगे वाला एज देखना चाहिए था, है ना. लेकिन कभी भी जब हम लिटरेचर या कुछ भी पढ़ते हैं तो हम एक राउंड ऑफ फिगर में चीजों को ध्यान रखते हैं ताकि हमें चीजें याद रहें. तो हम जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज देखेंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1600. अगर और स्पेसिफिक जाना है तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 1603 and it went till 1624.
वाई इज इट नोन एज जैकोबियन ओनली? बिकॉज इस वक्त जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि इंग्लैंड आकर जेम्स वन बन जाते हैं, वो इस वक्त राज करते हैं. दैट इज वाई जे फॉर जेम्स, जे फॉर जैकोबियन. द सेम गोज विद कैरोलाइन, है ना. कैरोलाइन एज स्टार्ट्स विद सी, एज वेल एज जो राजा का नाम है चार्ल्स, वो भी सी से स्टार्ट होता है. अब किंग जेम्स के बाद आते हैं किंग चार्ल्स वन, जो राजगद्दी पर रहते हैं फ्रॉम 1625 टू 1649. अब ये सारी चीजें तो सबको क्लियर हो जाती हैं. अब क्योंकि इस पीरियड में कुछ चीजें ओवरलैप कर रही हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब मैं वो बता देती हूँ. देखो 1625 से 1649 तक कैरोलाइन एज है, जहां पर किंग चार्ल्स वन राज करते हैं और वो पर्सनल रूल लगा देते हैं. उनकी पार्लियामेंट से नहीं बन रही थी, पार्लियामेंट और उनके बीच लड़ाई होने लगती है और फिर छिड़ जाता है सिविल वॉर. तो सिविल वॉर का टाइम पीरियड है 1642 एंड इट गोज टिल 1651. फिर फाइनली पार्लियामेंट से एक महान कह सकते हैं आप एक लीडर निकल के आता है जिनका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल, एंड वो रूल करते हैं. उसके बाद उनके बेटे आते हैं रिचर्ड क्रॉमवेल, जो उतना ज्यादा सक्षम नहीं थे जितना कि उनके बेटे थे. एंड दैट इज वाई चार्ल्स टू, जो चार्ल्स वन के बेटे रहते हैं, वो रिस्टोर कर लेते हैं मोनार्की को. एंड फिर 1660 में रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है. तो ये सारे टाइमलाइन मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो बच्चों को इन्हीं के बीच होती है. तो ये जो चीजें हैं इन्हें आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा. देखिए मैंने ये भी कर दिया. आई एम श्योर अब आपको पूरा जो स्क्रीन है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा. तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई. अब आपको यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है कि इसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्टेज पढ़ाऊंगी तो मैं सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम का एक अलग से लाइक पीरियड की तरह समझाऊंगी. वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी कुछ बहुत प्रोमिनेंट राइटर्स आए, तो मैंने बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दिया है. तो अब कंफ्यूज नहीं होना है. एलिजाबेथन 1558 to 1603, 1603 to 1624 जैकोबियन, 1625 to 1649 कैरोलाइन, एंड इसके बीच में एक ओवरलैपिंग पीरियड जो आया 1642 टू 1660. यहां से लेकर यहां पर सिविल वॉर होता है, इंटररेग्नम का पीरियड आता है, तो उसे हम एक एज के रूप में जानते हैं, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम, जो कि हमारे अगले क्लास का टॉपिक होगा. अब इसको हम शुरू कर लेते हैं. चलिए. सो इट वॉज द पीरियड इन इंग्लिश एंड स्कॉटिश हिस्ट्री दैट कोइंसाइड्स विद द रेन ऑफ जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, जो इंग्लैंड का क्राउन इनहेरिट करते हैं इन 1603 एज जेम्स वन. एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एलिजाबेथ थी शी डिड नॉट मैरी, उनका कोई वारिस नहीं था. एंड दैट इज वाई जो उनका सबसे क्लोज रिलेटिव था फ्रॉम स्कॉटलैंड, उनको बुलवाया जाता है टू रूल दी किंगडम. एंड शी हैड ओनली वन क्लोज रिलेटिव, एंड वो रहते हैं जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, जो यहाँ पर आकर जेम्स वन की तरह रूल करते हैं. अब लास्ट ईयर्स मतलब एलिजाबेथन एरा एंड कैसे होता है इसे थोड़ा देख लेते हैं. तो हम जानते हैं कि एलिजाबेथन एरा को एरा ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं, हम एलिजाबेथन एरा को गोल्डन एज भी कहते हैं. पर धीरे 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 जब ये पीरियड एंड होने को आता है तो यहाँ पर आ जाती है काफी सारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज. एलिजाबेथ वन मर जाती हैं 1603 में. अब क्योंकि उनका कोई सक्सेसर नहीं था, आप इमेजिन करिए एक किंगडम को जिसका राजा या रानी ही नहीं है, तो जनता का क्या होगा, वहां पर कितना कियोस हो जाएगा. तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है इंग्लैंड में. एंड फिर जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि उनके नियरेस्ट रॉयल रिलेटिव थे, उनको बुलाया जाता है. यहाँ से मैंने एक पेज ऐड किया है अपने नोट्स का, जो कि आपको इसकी हिस्ट्री समझने में हेल्प करेगा. तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हेनरी सेवेंथ. ठीक है, हेनरी सेवेंथ के दो बच्चे हुए, हेनरी द एट्थ एंड मार्गरेट. अब देखो ये हेनरी वाला जो राज था इसको हम बोलते थे हाउस ऑफ ट्यूडर.
हेनरिएट की बेटी होती हैं एलिजाबेथ वन, जिनकी डेथ हो जाती है 1603 में। अब वहां पर मार्गरेट ट्यूडर की शादी होती है जेम्स द फोर्थ से, और ये स्कॉटलैंड में थे और वहां पर चलता था द हाउस ऑफ स्टुअर्ट। इंग्लैंड में हेनरी का जो शासन चल रहा था वो था हाउस ऑफ ट्यूडर, एंड जेम्स में जेम्स फोर्थ स्कॉटलैंड में जो शासन कर रहे थे उन्हें बोला जाता था द हाउस ऑफ स्टुअर्ट। अब मार्गरेट ट्यूडर जो थी उनका फिर बेटा होता है जेम्स दी फिफ्थ, ठीक है, और इनकी शादी होती है मैरी फर्स्ट से, और इन दोनों का बेटा होता है जेम्स सिक्स, ठीक है। तो मार्गरेट ट्यूडर की शादी हुई जेम्स फोर्थ से, उनका बेटा जेम्स फिफ्थ एंड उनका बेटा जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड। और यही जेम्स सिक्स्थ जो रहते हैं इनको बुलाया जाता है इंग्लैंड में ताकि वो आए और राजगद्दी को संभालें, as they did not have any other person to rule England। अब जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर आ जाते हैं एंड फिर ये शासक कहलाए जाने लगते हैं ग्रेट ब्रिटेन के। और ग्रेट ब्रिटेन यहाँ क्यों यूज हुआ? बिकॉज ही वॉज द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड ऑफ इंग्लैंड एट द सेम टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो नोन एज जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड रूल्ड फ्रॉम 1603 टू 1625। इनके टाइम पीरियड में दो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। पहला रहता है गन पाउडर प्लॉट जो कि 1605 में होता है, इसको अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। एंड इसके अलावा किंग जेम्स का जो बाइबल पब्लिश हुआ था, किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल नाम से जिसे हम जानते हैं, इन 1611, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इनके कार्यकाल की। उनका मानना था कि जो राजा होता है वो एक असली औचित्य दे सकता है अपने किंगडम को। एक राजा ही जो होता है वो प्रजा के लिए सब कुछ होना चाहिए। तो जस्ट लाइक एवरी अदर सेल्फ ऑब्सेस्ड किंग, उनको भी यही मानना था दैट ही वाज समवेयर द सुप्रीम। इसके अलावा ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू यूनिफाई इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिसकी वजह से आगे जाकर उन्हें द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाने लगा। अब हम देखेंगे गन पाउडर ट्रीजन। तो देखिए गन पाउडर ट्रीजन क्या था कि जो जेम्स वन थे उनसे कुछ लोग नाखुश थे एंड दे ट्राइड टू किल दी किंग जेम्स वन। इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो उनका राजमहल रहता है उसमें काफी जगह पर कुछ छोटे छोटे बम या कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनकी वजह से फाइनली पूरा ब्लास्ट हो जाए एंड सब लोग मर जाएं, बट ऐसा नहीं हो पाता है। सो ये कॉन्स्पिरेसी थी। गन पाउडर प्लॉट वाज अ 1605 कॉन्स्पिरेसी जो कि कैथोलिक इंडिविजुअल्स के द्वारा की गई थी। इसमें एक बहुत ही मेन मेंबर था जिसका नाम था गाय फॉक्स, जो कि आगे जाकर पकड़ा जाता है एंड फिर उसी दिन से इंग्लैंड में आज तक बॉनफायर सेलिब्रेट किया जाता है और उस दिन को हम गाय फॉक्स नाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनका प्लान क्या था दैट दे ऑल विल लाइक ब्लू अप द इंग्लिश पार्लियामेंट एंड दे विल असैसिनेट किंग जेम्स वन। इनका जो मोटिवेशन था वो ये था कि कॉन्स्पिरेसी जो लोग कर रहे थे वो चाहते थे कि कैथोलिक मोनार्क थ्रोन के ऊपर वापस आ जाए, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड जो है इट वाज प्रोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट एट दैट टाइम पीरियड। अब इसको एग्जीक्यूशन ही अच्छे से नहीं हो पाता है कि ये लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि उस वक्त किंग की जो सिक्योरिटी थी Z+ सिक्योरिटी, आप मान लीजिए पूरे राजमहल में यह अफवाह फैल गई थी कि कुछ है जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और फाइनली ये पूरा प्लॉट एक्सपोज हो जाता है ऑन November 5, 1605, जिसमें काफी लोग अरेस्ट होते हैं। सबसे मेन जिसमें था गाय फॉक्स, ठीक है। बाद में जो कॉन्स्पिरेटर्स थे इनको कुछ को जेल हो जाती है, कुछ को फांसी दी जाती है, कुछ का एग्जीक्यूशन हो जाता है और फिर एंड में जैसे कि मैंने बताया गाय फॉक्स नाइट जो है वो सेलिब्रेट
किया जाने लगता है। उस दिन से ही बॉनफायर एंड फायरवर्क्स 5 नवंबर को गाय फॉक्स नाइट सेलिब्रेट शुरू हो जाता है और अभी अभी तक हर 5 नवंबर को ये लोग गाय फॉक्स नाइट सेलिब्रेट करते हैं, जहां आग जलाई जाती है एंड लोग बस इंग्लैंड का एक जो बहुत ना खुशनुमा दिन ऐसे करके मनाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द जैकोबियन पीरियड. नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू द कैरोलाइन एरा. एज आई टोल्ड दैट कैरोलाइन एरा रिफर्स टू द रेन ऑफ किंग चार्ल्स वन, जो रहता है 1625 से 1649 तक. इस टाइम पीरियड में काफी सारी सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस सोशल टेंशंस थी और अल्टीमेटली ये सब एंड होता है सिविल वॉर के रूप में, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट है इस टाइम पीरियड का. चार्ल्स वन, जो कि जेम्स वन के बाद आते हैं, इन्हें काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे. पार्लियामेंट के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बन रही थी, क्योंकि जैसे कि टैक्स बढ़ा देना या फिर अपनी जो पर्सनल थिंकिंग है उससे वहाँ की पॉलिसीज में डाल देना, इन सारे रीजन की वजह से जो किंग चार्ल्स वन है उन्हें पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे. रिलीजियस टेंशन्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एट द एंड पीपल डिसाइडेड कि अब हमको एक जंग छेड़ देनी है और एट द एंड ऐसा ही हमको देखने को मिलता है. चार्ल्स वन की शादी जो है इट हैपेंड विद अ कैथोलिक एंड उसके बाद क्या होता है कि चार्ल्स वन अपना एक पर्सनल रूल ही कर देते हैं, है ना. वो अपनी जो पर्सनल विचार है उनको पॉलिसीज में डाल देते हैं एंड कभी भी अगर कोई राजा अपने पर्सनल विचारों को अपनी पॉलिसीज में डाल देगा तो एट द एंड उसकी जनता को सफर करना पड़ेगा और ऐसा ही यहाँ पर होता है. चार्ल्स वन का एक बोलते ना 36 का आंकड़ा चलने लगता है पार्लियामेंट के साथ, उनकी टक्कर हो जाती है पार्लियामेंट के साथ. अब क्या होता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो थे उनके पास कोई बहुत सशक्त रूलर नहीं था, तो वो उतना जल्दी किंग चार्ल्स वन से जीत नहीं पाते. पर इसी सब के बीच उदय होता है हमारे ओलिवर क्रॉमवेल का एंड हम फिर देखेंगे आगे चलकर कि कैसे ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो इतने ज्यादा सुप्रीम हो जाते हैं कि चार्ल्स वन का फाइनली एग्जीक्यूशन हो जाता है. तो फिर है इंग्लिश सिविल वॉर. जैसे कि मैंने बताया कि टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और एक टाइम के बाद सब कुछ लाइक ब्रेकआउट हो जाता है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है एज इंग्लिश सिविल वॉर विच हैपेंड फ्रॉम 1642 टू 1651. और ये किसके बीच हुआ था? बिटवीन दी रॉयलिस्ट वो लोग थे हु वर द सपोर्टर्स ऑफ द किंग्स एंड दी पार्लियामेंटेरियंस लेड बाय दी ओलिवर क्रॉमवेल. और ये सब का एंड होता है विद द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन इन 1649. किंग चार्ल्स वन, तो किंग चार्ल्स वन जो थे इनके बारे में ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैं बता चुकी हूँ, आप एक बार रीड कर लीजिएगा. इन्होंने 1625 से 1649 तक रूल किया. इन्होंने अपने फादर जेम्स वन को सक्सीड किया इन 1625. इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे पार्लियामेंट्स के साथ, ये सभी आप रीड कर लीजिएगा, मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. देखिए ये पॉइंट भी मैंने बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट पार्लियामेंट के रेजिस्टेंस के साथ वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दैट ही डिसॉल्व्ड इट मल्टीपल टाइम्स एंड ही रूल्ड विदाउट पार्लियामेंटरी अप्रूवल. इस टाइम पीरियड को जब वो अपना पर्सनल रूल कर रहे थे, इसको जाना ही जाने लगा एज दी पर्सनल रूल फ्रॉम 1629 टू 1640. फाइनली जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको भी एक सशक्त लीडर मिल जाता है एज ओलिवर क्रॉमवेल, हु फाइनली did the execution of King Charles I in 1649. All right, so this was the historical background of Jacobean and Caroline era. Now we will be seeing the important writers of this time period. We will be looking into the dramatists, the novelists, the poets and everyone. ठीक है, मैंने सबको कैटेगरी वाइज बांटा है एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम सभी important writers को
पढ़ेंगे। तो इस टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, ही इज मिस्टर बेन जॉनसन। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेराइट थे, पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इनके जो वर्क्स हैं वो मेनली जैकोबियन एंड कैरोलाइन टाइम पीरियड में ही आए थे, एंड दैट इज वाई हम उन्हें इस एज में रखते हैं। इनका जो सबसे फेमस वर्क है दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस वर्क की वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है ना, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो बेन जॉनसन से मानी जाती है। बेन जॉनसन ने इस जॉनर को, हम कहते हैं ना, फेम दिलाई, तो इनको भी फेम मिला एंड एज वेल एज इस जॉनर को भी बेन जॉनसन की वजह से फेम मिलता है। तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर वॉलपोन 1606 में आया था। ये एक सटायरिकल कॉमेडी है जिसमें आपको ग्रीड देखने को मिलेगी। इसका अगर आप चाहें तो जाकर समरी पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, अगर आप समरी देखेंगे, बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है इसका, बट यस, इसमें ग्रीड को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। Then there is The Alchemist 1610। ये भी एक कॉमेडिक मास्टरपीस है which satirized various aspects of the contemporary society। हम जानते हैं कि किसी भी राइटर का वर्क हो उस टाइम पीरियड के बारे में हमें काफी कुछ देखने को मिलता है। तो एल्केमिस्ट कुछ इसी तरीके का कॉमेडिक मास्टरपीस था जो उस वक्त की जो सोसाइटी थी उनकी हरकतों को, उनका उठना बैठना, जो भी वो कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने वर्क में वो सटायराइज करते हैं। फिर बेन जॉनसन ने कुछ बहुत ही सुंदर मास्क भी लिखे हैं, जैसे कि द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ क्वींस। ये दोनों इनके काफी फेमस मास्क हैं। बात करें अगर हम इनकी पोएट्री की, तो इनका जो वर्क है एपिग्राम्स, ये 2 बार पूछा जा चुका है। ये कुछ विटी एंड सटायरिकल एपिग्राम्स का एक कलेक्शन हम कह सकते हैं। फिर है टू पेनहर्स्ट, a celebrated poem praising the beauty of Penhurst Place। तो यहाँ से आप इनके दोनों मास्क नोट डाउन कर लीजिएगा एंड एपिग्राम्स, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर क्रिटिकल वर्क्स में अगर देखें तो डिस्कवरीज है, 1641 में आया था। इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ जॉनसन्स क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर एंड ड्रामा। तो उनके जितने भी क्रिटिकल व्यू पॉइंट थे, जितने भी उनके ऑब्जर्वेशंस थे, उन सभी को वो इस वर्क डिस्कवरीज में कंपाइल करते हैं एंड देन ही पब्लिश्ड इट। अगर उनके लेटर वर्क्स की बात करें, सो देयर इज द न्यू इन एंड मॉर्टिमर हिज फॉल। इसके अलावा 2 वर्क्स में आपको इनके बताना चाहूंगी। इट्स ट्रेजेडी बेसिकली। सो सेजेनस हिज फॉल एंड कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दीज 2 ऑल्सो आर हिज फेमस ट्रेजेडीज। जॉनसन का जो इम्पैक्ट है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। शेक्सपियर की तरह ही इनके जो वर्क हैं, जो कि बेसिकली ग्रीड पर लिखे गए हैं, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रखते हैं इन विद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। Ben Jonson was buried upright according to legend, standing to face Westminster Abbey। तो वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफनाया गया था। जो प्रोमिनेंट लोग थे जनरली उनको वहीं दफनाया जाता था। फिर हैं जॉर्ज चैपमैन। देखने में आपको ये छोटे से राइटर लगेंगे, पर इनसे 5-6 बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। सो ही इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट राइटर। जॉर्ज चैपमैन एक इंग्लिश पोएट, प्लेराइट, ट्रांसलेटर एंड स्कॉलर थे। मैं बताऊंगी आपको कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है किससे पूछा जाता है? जॉर्ज चैपमैन बीइंग अ ट्रांसलेटर, इन्होंने ट्रांसलेशन जो किया था होमर के वर्क का, इससे इन पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चैपमैन ने पोएट्री लिखी जिसमें जो इनकी पोएट्री थी उसमें क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस हमको देखने को मिलते हैं। इनकी सबसे नोटेबल पोएम जो है, इट इज द नैरेटिव पोएम हीरो एंड लिएंडर 1598, which he left unfinished but later it was completed by Christopher Marlowe। तो ये फैक्ट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट भी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। Now moving on to his plays, he was a playwright and his style was very unique at the same time। इन्होंने Busy DM Boys लिखा है जो कि एक ट्रैजिक प्ले था
द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया, ये इंपॉर्टेंट भी है ना। द कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेजेडी ऑफ चार्ल्स ड्यूक ऑफ बायरन 1608, ये भी चैपमैन की एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज में से एक है। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इट इज फ्रॉम हिज ट्रांसलेशंस। चैपमैन वाज रिनोन्ड फॉर हिज ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल वर्क्स। उनका जो ट्रांसलेशन है ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी, ये सबसे ज्यादा नोटेबल है, एंड आई एम मार्किंग इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। आप जरूर इसको नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैपमैन माना जाता है कि इन्होंने विलियम शेक्सपियर के 2 प्लेस हेनरी VIII एंड टिमोन ऑफ एथेंस में कोलैबोरेट किया था। चैपमैन का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको जॉन कीट्स पर भी देखने को मिलेगा। जॉन कीट्स की जो पोएम थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, काफी फेमस वर्क है ये इनका, where we see that he was so much influenced by Mr. George Chapman. हाँ, अभी तक जो जॉर्ज चैपमैन थे उनका ट्रांसलेशन हो गया, कुछ वर्क हो गए। बहुत ज्यादा आप देखेंगे, बहुत ज्यादा वर्क नहीं लिखे, जैसे अगर आप ड्राइडन को देखें, पोप को देखें, बहुत कुछ लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, पर जो भी लिखा है इट इज सिग्निफिकेंट, एंड यही उनकी लेगेसी है कि अपने जो भी कम शब्द या जो भी उन्होंने लिखा वो आज भी इतना इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, उन्हें आज भी इतना इम्पोर्टेंस एंड उनको आज भी हर जगह कंसिडर किया जाता है। ओके, देन देयर इज ब्यूमोंट एंड फ्लेचर। ब्यूमोंट एंड फ्लेचर जो है इनको जनरली साथ में पढ़ा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव वर्क्स लिखे थे। फ्रांसिस ब्यूमोंट एक ड्रामेटिस्ट थे एंड इनके जो सबसे ज्यादा वर्क है वो जॉन फ्लेचर के साथ लिखे गए, तो इनको हम हमेशा लिटरेचर में साथ में ही पढ़ते हैं एज ब्यूमोंट एंड फ्लेचर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्यूमोंट के वर्क, फिर इनका कोलैबोरेशन, एंड फिर कुछ इनके वर्क जो कि फिलिप मैसिंगर आगे रिवाइज करते हैं। तो आई विल मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टिल, ये आप नोट डाउन कर लें। द मास्क ऑफ द इनर टेम्पल एंड ग्रेज इन, इसे भी आप नोट डाउन कर लें, बोथ आर इंपॉर्टेंट। फिर फ्लेचर के साथ इन्होंने जो वर्क्स लिखे उसमें काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। द विमेन हेटर कॉमेडी, क्यूपिड्स रिवेंज ट्रेजेडी, फिलेस्टर और लव लाइज अ ब्लीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर द मेड्स ट्रेजेडी, अ किंग नो किंग, द कैप्टन अ कॉमेडी, द स्कॉर्नफुल लेडी, लव्स पिलग्रिमेज एंड द नोबल जेंटलमैन। सभी वर्क्स को आप नोट डाउन करें, ऑल आर इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, कुछ भी डिटेल से नहीं आएगा, अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो देयर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम द डिटेल, बस क्वेश्चन इतना ही आएगा कि ये वर्क किसने लिखा है या किसके साथ कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा गया है, तो इनके आप नाम जरूर नोट डाउन कर लें। फिर इनके कुछ वर्क्स थे जिन्हें मैसिंगर ने बाद में रिवाइज किया, उनके नाम हम देख लेते हैं। थेरी एंड थियोडोरेट, नॉट इंपॉर्टेंट। द कॉक्स कॉमेडी, इसको आप नोट डाउन कर लें। बेगर्स बुश इंपॉर्टेंट है। लव्स क्योर, इन तीनों को आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करें अगर आपने नहीं लिखा है तो। अब आते हैं जॉन वेबस्टर। मैंने हमेशा बताया है कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वर्क नहीं लिखेंगे, पर वो जितने भी वर्क लिखेंगे दे आर इम्पॉर्टेंट, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड जॉन वेबस्टर कुछ उन्हीं राइटर्स में से एक है। जॉन वेबस्टर जो कि एक प्ले राइट थे और इन्हें जैकोबियन ट्रेजेडी में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाना जाता है। इनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं द वाइट डेविल 1612, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी जिसमें करप्शन, बिट्रेयल और मोरालिटी, ये इसका मेन थीम में से एक है। फिर है द डचेस ऑफ माल्फी, 1614 में आया था, प्लीज आप इसके डेट ऑफ पब्लिकेशन भी नोट डाउन कर लें। ये एक डार्क और पावरफुल प्ले है विच वॉज सेंटर्ड अराउंड द डचेस ऑफ माल्फी, जो कि इसके प्रोटैगनिस्ट भी है एंड इसके वर्क का टाइटल भी है। फिर है द डेविल्स लॉ केस, एक ट्रेजाई कॉमेडी थी जिसमें जस्टिस, लॉ एंड सुपरनैचुरल थीम्स हमको देखने को मिलती हैं।
आई सजेस्ट कि अगर आपके पास बहुत बर्डन है फिर भी आप जॉन वेबस्टर के द वाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फी ये दोनों तो जरूर याद करें, नोट डाउन करें, दे आर दैट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा भी आई हैव नोट डाउन अ फ्यू वर्क लाइक एपियस एंड वर्जीनिया, बट इट वाज अ लॉस्ट प्ले एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। प्रीवियस पेज में हमने जो ये 3 वर्क्स देखे, आप इन्हें नोट डाउन करें एंड अच्छे से याद करें, दे आर इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं थॉमस मिडल्टन। ये एक इंग्लिश जैकोबियन प्लेराइट थे एंड इनके नोटेबल वर्क्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, इट इज इम्पॉर्टेंट। ये एक डार्क ट्रेजेडी थी जिसमें रिवेंज और करप्शन की थीम हमको देखने को मिलती है। फिर है अ चेस्ट मेड इन चीपसाइड 1630 में। ये एक कॉमेडी थी जो कि उस वक्त की जो लंदन सोसाइटी थी उस टाइम पीरियड में जो चीजें हो रही थी, रिवेंज हो गया, करप्शन हो गया और लाइक लव हो गया, बिट्रेयल हो गया, जितनी भी चीजें उस वक्त की लंदन सोसाइटी में जो उसके सोशल और मोरल इश्यूज थे, सब कुछ ये सटायराइज करते हैं। फिर है द चेंजलिंग, विलियम राउले के साथ लिखा था, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक है। देन देर इज विमेन बीवेयर विमेन, ये एक ट्रेजाई कॉमेडी थी जिसमें डिजायर एंड मैनिपुलेशन का थीम हमको देखने को मिलता है। देन देयर इज द रोरिंग गर्ल, द विच, अ गेम एट चेस एंड द सेकंड मेडन्स ट्रेजेडी। These 4 works are also important, you can note down, but अगर मैं आपको कहूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क याद करने के लिए तो प्लीज आप थॉमस मिडल्टन का द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, अ चेस्ट मेड इन चीपसाइड, द चेंजलिंग विद विलियम राउले एंड विमेन बीवेयर वुमेन, इन चारों को आप जरूर याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी डीप क्वेश्चन नहीं आएगा बट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दैट हु हैज रिटन द चेंजलिंग, सो एटलीस्ट यू शुड नो द नेम ऑफ द राइटर। अब आते हैं थॉमस हेवुड। जिस कैटेगरी की मैंने बात की थी जॉन वेबस्टर के टाइम पर, मिडल्टन के टाइम पर, थॉमस हेवुड भी कुछ वैसे ही है। कम वर्क्स बट सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये एक इंग्लिश प्लेराइट थे, एक्टर थे, ऑथर थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क अगर है तो वो है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, जो कि 1603 में आया था। ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है विच एक्सप्लोर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनफिडेलिटी। देन देर इज द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, ये 2 पार्ट में आया था। द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, इट वॉज अ नैरेटिव पोएम विच वॉज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ ल्यूक्रीशिया। देन देर इज एन एपोलॉजी फॉर एक्टर्स 1612। अब आपको अगर मैं कहूँ इसमें कुछ याद करने के लिए तो आप अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस को बहुत अच्छे से याद करें। अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर थॉमस हेवुड से क्वेश्चन है तो इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके अलावा इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द 4 प्रेंटिसेस ऑफ लंदन। ये एक हिस्टोरिकल प्ले था जो कि 4 अप्रेंटाइसेस के अराउंड इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है। इसके अलावा द गोल्डन एज, ये एक मास्क था जो कि किंग जेम्स 1 को सेलिब्रेट करते हुए लिखा गया था। देन देयर इज इफ यू नो नॉट मी यू नो नोबडी, ये एक हिस्टोरिकल प्ले था जिसमें क्वीन एलिजाबेथ 1 की लाइफ को डिस्कस किया गया था। तो थॉमस हेवुड से अगर आपको कुछ याद करना है तो वैसे तो आप सारे वर्क्स के नाम एक बार जरूर पढ़ लें, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव सो मेनी राइटर्स, सो मेनी वर्क्स, तो एटलीस्ट आप थॉमस हेवुड का द 4 प्रेंटिसेस ऑफ लंदन एंड अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस जरूर याद करें। फिर आते हैं थॉमस डेकर। ये एक जैकोबियन प्लेराइट थे, पैम्फलेटियर थे एंड राइटर थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द शूमेकर्स हॉलीडे विच केम आउट इन 1600। ये कॉमेडी थी विच वॉज सेट इन लंदन। देन देर इज ओल्ड फॉर्चुनेटस, द ऑनेस्ट होर, इंपॉर्टेंट वन, द विच ऑफ एडमंटन, जो कि राउले के साथ लिखा था। तो यहाँ पर आप इनका ये द शूमेकर्स हॉलीडे, द ऑनेस्ट होर, द विच ऑफ एडमंटन, ये 3 जरूर याद करें। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है फिलिप मैसिंगर। फिलिप मैसिंगर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क 4 है, मैंने चारों ऐड किए हैं
ऑन प्रायोरिटी, ऑन टॉप, ये चारों आपको याद करने हैं। अ न्यू वे टू प्ले ओल्ड डेट्स, द सिटी मैडम, द रोमन एक्टर एंड द वर्जिन मार्टियर। अब देखो ना, आप सारे राइटर्स के वर्क याद कर पाएंगे, तो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट आप उन्हें स्टोरी के फॉर्म में याद करें। जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि एक सिटी मैडम थी जो कि एक रोमन एक्टर थी, ठीक है। शी वॉज अ गर्ल एंड शी वॉज वर्जिन, तो द सिटी मैडम जो कि वर्जिन थी, तो द वर्जिन मार्टियर वो एक एक्ट्रेस थी या एक्टर थी, तो द रोमन एक्टर। और उनके ऊपर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि वो नए नए तरीके खोज रही थी पुराने कर्जे चुकाने के लिए। सो शी वॉज फाइंडिंग सम न्यू वेज टू पे द ओल्ड डेट्स। आई गेस दिस स्टोरी डज नॉट साउंड वेरी नाइस और प्लीजिंग, बट आप याद कर सकते हैं। आपको कैसे याद करना है? एक सिटी मैडम थी, शी वॉज वर्जिन, सो द वर्जिन मार्टियर। फिर वो एक रोमन एक्ट्रेस थी, द रोमन एक्टर, एंड उनके पास कर्जा इतना बढ़ चुका था दैट शी वाज फाइंडिंग सम न्यू वेज टू पे द ओल्ड डेट्स। तो इस तरीके से हमने याद किया है फिलिप मैसिंगर। फिलिप मैसिंगर की जो मैडम थी, फिलिप मैसिंगर की जो मैडम थी, यानी कि दी सिटी मैडम, दी वर्जिन मार्टियर, दी रोमन एक्टर, अ न्यू वे टू पे दी ओल्ड डेट्स। तो देखा कितनी आसानी से हमने इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को याद कर लिया। ऐसे ही आपको भी जो बड़े राइटर हैं, जो इंपॉर्टेंट वंस हैं, उनके वर्क्स को इस तरीके से याद करना है। फिर इन्होंने लिखा अ वेरी वुमन विच वॉज रिटन विद थॉमस मिडल्टन। ये एक ट्रेजाई कॉमेडी थी। ट्रेजाई कॉमेडी मतलब उसमें कॉमेडी तो है ही, ट्रेजेडी भी है। मेन इसका लव एंड ऑनर इसका थीम था। मैसिंगर ने काफी लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया। सबसे ज्यादा इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ किया। हमने देखा भी ऊपर कि कैसे बियोमॉन्ट एंड फ्लेचर के वर्क्स को ये रिवाइज करते हैं, जिनमें से 3 वर्क्स इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद है जॉन फॉर्ड। जॉन फॉर्ड एक इंग्लिश प्लेराइट थे एंड पोएट थे ड्यूरिंग दी जैकोबियन एंड कैरोलाइन एरा। चलिए अब इसको भी हम एक कहानी से याद करेंगे। वर्क्स के नाम है द ब्रोकन हार्ट। अब देखो किसी का दिल टूट गया तो ये एक ट्रेजेडी ही होगी ना। द ब्रोकन हार्ट मतलब ये एक ट्रेजेडी है। दिस पिटी शी इज अ होर। देखो ये भी कितनी कंट्रोवर्शियल लग रही है, तो ये कंट्रोवर्शियल ट्रेजेडी थी। फिर ये 2 बार लिख गया है। फिर पर्किन वॉरबेक। आई गेस कुछ और भी इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट थे। यस, द फ्रांसिस लव्स सैक्रिफाइस एंड द लेडीज ट्रायल। तो चलिए इसको कहानी से याद करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक इंसान था जिसका नाम था पर्किन वॉरबेक। पर्किन वॉरबेक का दिल टूट जाता है, दी ब्रोकन हार्ट। एंड उसका दिल कौन तोड़ती है? दिस पिटी शी इज अ होर। शी ब्रोक पर्किन वॉरबेक्स हार्ट। ठीक है। अब जब उसका दिल टूट जाता है, तो जब दिल टूट गया तो प्यार कुर्बान हो गया। सो लव्स सेक्रीफाइस। अब जब उसका प्यार कुर्बान हो गया तो अब उस लेडी की खबर ली जाएगी। अब उसके ट्रायल्स चलेंगे, अब उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। सो द लेडीज ट्रायल। इस ब्यूटीफुल एंड स्टूपिड सी स्टोरी से हम याद करेंगे जॉन फॉर्ड के वर्क्स। चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले एक जॉन फॉर्ड का भाई था। जॉन फॉर्ड के भाई का नाम था पर्किन वॉरबेक। पर्किन वॉरबेक का दिल टूट जाता है। सो कम्स दी ब्रोकन हार्ट। अब जिसने ये काम किया था उसका नाम था पूरा दिस पिटी शी इज अ होर। अब उसका जो पूरा प्यार है वो कुर्बान हो चुका है। सो लव्स सेक्रीफाइस। अब उस लेडी की खबर ली जाएगी। सो द लेडीज ट्रायल। इस तरीके से हमने उनके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स को याद किया। द फ्रांसिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो आप अब जल्दी से अपने मन में इस कहानी को बोलिए, मेरे साथ बोलिए। जॉन फॉर्ड के भाई का नाम क्या था? पर्किन वॉरबेक। पर्किन वॉरबेक का दिल टूट जाता है, द ब्रोकन हार्ट। द गर्ल हु डिड ऑल दिस, दिस पिटी शी इज अ होर। एंड अब उनका प्यार कुर्बान हो चुका है। सो लव्स सेक्रीफाइस। एंड उसके बाद लेडी की खबर ली जाएगी। सो द लेडीज ट्रायल।
आई होप आई एम क्लियर एंड आई होप कि आपको इस तरीके से चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर आते हैं जेम्स शिरले। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट। अब इनके भी 5-6 वर्क्स हम देख पाते हैं। सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट वंस बताऊंगी। द ट्रेटर, द कार्डिनल, द लेडी ऑफ प्लेजर, द स्कूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, द ट्रायम्फ ऑफ पीस, हाइड पार्क, द गेमस्टर, द ह्यूमरस कोर्टियर। चलो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक स्कूल था, स्कूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। वहां पर 3 लोग थे, 4 लोग थे। एक ट्रेटर था, एक गेमस्टर था, एक ह्यूमरस कोर्टियर था एंड एक थी द लेडी ऑफ प्लेजर। ये जो स्कूल था ये हाइड पार्क के बीच में सिचुएटेड था। सो हाइड पार्क, और ये सभी लोग मिलके शांतिपूर्वक रहते थे। सो द ट्रायम्फ ऑफ पीस। ठीक है, जेम्स शिरले के वर्क। चलिए अब फिर से इस कहानी के माध्यम से हम याद करेंगे। जेम्स शिरले ये हाइड पार्क एक दिन जाते हैं। सो ही वेंट टू द हाइड पार्क। वहां ये एक स्कूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। सो ही देन सॉ द स्कूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और स्कूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट में उनको 4 लोग देखने को मिलते हैं। एक ट्रेटर रहता है, एक द लेडी ऑफ प्लेजर रहती हैं, एक गेमस्टर था एंड एक द ह्यूमरस कोर्टियर। एंड ये सभी लोग बहुत ही प्रेम के साथ पीसफुली रहा करते थे। सो द ट्रायम्फ ऑफ पीस। इस तरीके से हमने जेम्स शिरले के सारे वर्क्स को याद किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एंड आई होप कि आप धीरे धीरे इनके माध्यम से चीज़ों को याद कर पा रहे होंगे। फिर है जॉन मार्स्टन। जॉन मार्स्टन भी एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड सटायरिस्ट थे ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द मैलकॉन्टेंट 1603। ये एक ट्रेजाई कॉमेडी था जिसमें सटायर एंड मॉरल कमेंट्री हमको देखने को मिलती है। देन देयर इज द डच कोर्टिसन। दोनों इंपॉर्टेंट हैं बट मैलकॉन्टेंट इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, द मैलकॉन्टेंट 1603। इसके अलावा ईस्टवर्ड हो जो कि जॉर्ज चैपमैन और बेन जॉनसन के साथ लिखा था, ये भी इनका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक कॉमेडी थी जिसे इसके सटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है। फिर आता है हिस्ट्रियोमेट्रिक्स, थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क। ये एक सटायरिकल अटैक था एंड उस वक्त के जो कंटेम्प्ररी प्ले राइट एंड एक्टर्स थे उसको उनको ये सटायराइज करते हैं। तो अभी अभी हमने इनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क देखे, द मैलकॉन्टेंट, ईस्टवर्ड हो जो कि चैपमैन एंड बेन जॉनसन के साथ लिखा। ये कोलैबोरेशन आपको जरूर याद रखना है ना, रिमेंबर दिस कोलैबोरेशन। फिर हिस्ट्रियोमेट्रिक्स। सबसे पहले मैलकॉन्टेंट प्लीज याद करना है आपको, उसके बाद कोलैबोरेशन एंड हिस्ट्रियोमेट्रिक्स, दैट्स इट। जस्ट अभी हम लोगों ने ड्रामेटिस्ट कवर किए। आई एम 100% श्योर अगर मेरी क्लास को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, रिवीजन ठीक से करते हैं, जो स्टोरीज मैं बताती हूँ उनको इस तरीके से याद करते हैं, आई एम 100% श्योर क्वेश्चन कहीं से भी आए, यू आर गोइंग टू डू इट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। अब हम पोएट्री को देखेंगे। सो इस टाइम पीरियड पे स्टार्ट होती है मेटाफिजिकल एंड कैविलियर पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे मेन फीचर कंसीट्स थे। मेटाफिजिकल पोएट्री जो थी वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से नहीं चलती थी। उस वक्त लोग क्या करते थे, जैसे कि मान लो किसी प्रेमी को किसी प्रेमिका को कंपेयर करना है तो चांद जैसा मुखड़ा, इस तरीके से, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, राइट। तो इस तरीके से लोग कंपेयर करते हैं। पर आप मानो कि एक आपका लाइक यू हैव अ लवर, यू हैव योर हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर और एनीवन एंड यू आर कंपेयरिंग विद कंपास। मैथमेटिक्स में कंपास होता है ना, उससे। यस, एक्चुअली दे हैव डन इट। तो
तो इस तरीके से जब हम बहुत ही अनयूजुअल चीजों के बीच एक वियर्ड सा कंपैरिजन बिठाते हैं तो वो हम कंसीट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इलाबोरेट यूज ऑफ कंसीट्स देखने को मिलेगा, जिसमें जनरली कॉम्प्लेक्स थीम्स देखने को मिलेंगी, लाइक लव, रिलीजन एंड एग्जिस्टेंस। इसके मेन मेंबर्स थे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैशॉ, इब्राहिम काउले एंड हेनरी वॉगन। इसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कंसीट्स। कंसीट्स का मतलब है इलैबोरेट एंड एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड क्यों? क्योंकि वो मेटाफर आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलेंगे, वो आप सोच के फिर उन मेटाफर्स को कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। जो सबसे इसका मेन फीचर है दैट इज द यूज ऑफ कंसीट्स। फिर इंटेलेक्चुअलिज्म, काफी कॉम्प्लेक्स एंड फिलोसफिकल थीम्स, एंड विट, ये तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। सबसे फेमस एग्जाम्पल है जॉन डन का द फ्ली। अब देखिए द फ्ली कविता में ये कहते हैं कि माय डियर मिस्ट्रेस, जैसे कि आप जानती हैं कि ये जो फ्ली है इसने आपको काटा और इसने मुझको काटा। अब हम दोनों का जो ब्लड है इट हैज ऑलरेडी बीन मिक्स्ड इन दी ब्लड ऑफ द फ्ली, देन व्हाई आर वी वेटिंग, लेट्स कम टुगेदर एंड गेट टुगेदर। तो देख रहे हैं आप, अपनी बात रखने का ये तरीका कौन यूज करता है? बट नो, मेटाफिजिकल पोएट्स एक्चुअली डिड दैट। इसके बाद है जॉर्ज हर्बर्ट का द कॉलर, एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, काफी पॉपुलर वर्क है ये इनका। इसके बाद आते हैं कैवेलियर पोएट्स। कैवेलियर पोएट्स जो कि 17th सेंचुरी में काफी ज्यादा एक्टिव थे, इनको जाना जाता है इनकी पॉलिश्ड एंड एलिगेंट स्टाइल के लिए। ये भी लव, ब्यूटी, लॉयल्टी के ऊपर लिखा करते थे। इनके मेन मेंबर्स हैं रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियू, सर जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड लवलेस। इनका सबसे मेन फीचर है दैट दे यूज टू डू द सेलिब्रेशन ऑफ सोशल एंड मटेरियल प्लेजर्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। इसके बाद मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ये रिफाइंड लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज करते थे। सो दे यूज्ड टू हैव दिस रिफाइंड लैंग्वेज, मतलब कि बहुत सटीक शब्दों में चीजों को लिखना है, कुछ भी नहीं लिख देना है ना, बहुत सोच समझकर चीजों को लिखना। दे यूज्ड टू हैव रिफाइंड लैंग्वेज एंड दैट टू रिटन इन द कोर्टली मैनर्स। दे ऑफन, देखो कैवेलियर जो है ना, इनको एक पर्याय, एक सिनोनिम समझा जाता है किंग का, ठीक है, मतलब वो किंग को कहीं ना कहीं अपनी वर्क्स में सपोर्ट करेंगे। सो दे वर काइंड ऑफ अ रॉयलिस्ट। दे ऑफन एक्सप्रेस्ड लॉयल्टी टू दी मोनार्की। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो रॉबर्ट हैरिक का टू दी वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, रिचर्ड लवलेस का टू ल्यूकास्टा going to the wars, and both of the groups contributed to the 17th century English poetry। इन दोनों की वजह से जो उस वक्त की पोइट्री है वो इतनी ज्यादा फ्लरिश हो पाती है, जिसे हम आज भी इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो उस वक्त के मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर पोइट्स का है। चलिए अब हम देखेंगे पोएट्स को। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पोएट हैं मिस्टर जॉन डन। ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे, क्लरिक थे एंड लॉयर थे, जिन्हें इनके कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलेक्चुअल वर्क्स के लिए जाना जाता है। इनको पढ़ते वक्त इनकी कुछ चीजें मैंने नोटिस की, जैसे कि इनकी जो रिलीजियस वर्क हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको सेक्सुअल थीम्स देखने को मिलेंगी, एंड इनके जो कुछ उस तरीके के वर्क्स हैं लाइक सम सेक्सुअल वर्क्स, सम वर्क्स व्हिच पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन मैन वुमेन, वहां आपको रिलीजियस वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ तो था जो अजीब था जॉन डन के बारे में, ही वॉज रियली अ कॉम्प्लेक्स पोएट। इनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले आता है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जो कि इनकी लव पोएट्री का कलेक्शन था। इसमें आपको उनकी इनोवेटिव मेटाफिजिकल स्टाइल देखने को मिलती है विच एक्सप्लोर्ड द थीम्स ऑफ लव, स्पिरिचुअलिटी एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। Then there is elegies. It was a collection of elegies
एलिजी आप जानते हैं, जहां पर फ्रेंड्स का डेथ को आप मोर्न करते हैं, अपने रिलेटिव्स के डेथ को आप मोर्न करते हैं. सो ही रोट अ कलेक्शन ऑफ एलिजीज, जिसको हम एलिजीज एज अ कंपाइलेशन के रूप में जानते हैं. इसके बाद आता है सटायर्स. इट वॉज अ सीरीज ऑफ सटायरिकल पोएम्स, जिसमें वो उस वक्त के जो कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हैं. फिर हैं इनके होली सॉनेट्स. होली सॉनेट्स एक 19 रिलीजियस सॉनेट्स की सीरीज थी, जिसमें डन का डीप स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन हमको देखने को मिलता है. फिर आता है मेडिटेशन 17. मेडिटेशन 17 जो है, इट इज फेमस फॉर द लाइन नो मैन इज एन आइलैंड. ये इसकी सबसे फेमस लाइन है. फिर है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग 1611. ये एक मेटाफिजिकल लव पोएम थी, जिसमें काफी इलाबोरेट कंसीट्स यूज किए गए हैं टू टेल द डेप्थ ऑफ ट्रू लव. फिर है दी फ्ली, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया. इट वॉज अ वेरी क्लेवर एंड विटी पोएम विच एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ फिजिकल यूनियन थ्रू द मेटाफर ऑफ फ्ली. देन कम्स डेथ्स डुअल. डेथ्स डुअल एक सरमन था which was delivered by Mr. John Donne on the occasion of a funeral, reflecting on the nature of death, judgment and resurrection. आप बस इतना याद रखिएगा कि डेथ्स डुअल एक सरमन था बाय मिस्टर जॉन डन. फिर है होली सॉनेट, डेथ बी नॉट प्राउड. वैसे तो होली सॉनेट से कलेक्शन था, बट उनमें भी सबसे फेमस था डेथ बी नॉट प्राउड. ये एक पावरफुल सॉनेट था जो कि कहीं ना कहीं डेथ को चैलेंज कर रहा है. डायरेक्ट चैलेंज है टू डेथ कि तुम्हें प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से उसे पर्सोनिफाई करके, डेथ को पर्सोनिफाई करके ये इस वर्क को लिखते हैं. फिर इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट पोएम है आफ्टर दैट इज गो कैच अ फॉलिंग स्टार. ये भी एक बहुत ही विटी पोएम है. इसमें ये बताते हैं कि गो कैच अ फॉलिंग स्टार में ये बताते हैं कि एक फेथफुल विमेन को अपने लाइफ में लाना वो कितना इम्पोर्टेंट टास्क है, उसके ऊपर ये कविता लिखते हैं, जहां ये बताते हैं कि एक परफेक्ट वुमेन का मिलना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि एक फॉलिंग, गिरते हुए तारे को कैच कर लेना. देन देयर इज द कैनोनाइजेशन. ये एक कॉम्प्लेक्स लव पोएम है जो कि स्पिरिचुअल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव को दिखाती है. इट पोर्ट्रेड लवर्स एज सेंट्स. मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी जो लवर वाली पोएम होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं वो उस तरीके के जो स्पिरिचुअल डिवाइन थीम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. फिर है टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड. ये एक erotic poem थी which expressed speaker's desire for his lover and it also celebrated the intimacy of their relationship. फिर आते हैं रिचर्ड क्रैशो. रिचर्ड क्रैशो एक इंग्लिश पोएट थे, क्लर्जीमैन थे और मेटाफिजिकल पोएट्स में आते थे. इनके दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने नोट डाउन किए हैं. दोनों ही आपको, जैसे मैंने बताया ना, जॉन वेबस्टर के 2-3 वर्क आपको याद रखने ही रखने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको रिचर्ड क्रैशो के भी ये 2 वर्क्स ऑन प्रायोरिटी याद रखने हैं. द फर्स्ट वन इज स्टेप्स टू द टेम्पल. स्टेप्स टू द टेम्पल 1646. ये कलेक्शन था उनकी रिलीजियस पोएट्री का विच वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स पैशनेट डिवोशन and intricate use of language. Second important work है The Lights of the Muses 1646. ये भी एक collection था of both religious and secular poetry. फिर आते हैं हेनरी वॉगन. हेनरी वॉगन एक वेल्श मेटाफिजिकल पोएट थे and he was known for his spiritual and devotional poetry. इनका सबसे सिग्निफिकेंट वर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है साइलेक्स स्किंटिलस. साइलेक्स स्किंटिलस इनका सबसे सिग्निफिकेंट वर्क है. ये कलेक्शन था रिलीजियस पोएट्री का. फिर है पोएम्स विद द 10th सटायर ऑफ जुवेनाइल इंग्लिश. ये इनका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है. इसके बाद
थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क जो कि है हेनरी वॉगन का, वो है द माउंट ऑफ ओलिव्स 1652। ये एक पोम थी विच रिफ्लेक्टेड हिज कंटेम्पलेशन ऑन क्राइस्ट्स एगनी इन द गार्डन। आप इसका अगर नाम भी याद रख लेंगे तो भी आपसे ये बन जाएगा। फिर आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट को याद रखना मुझे लगता है इट इज द इजीएस्ट टास्क, क्योंकि उनके मोस्टली वर्क काफी रिलीजियस थे, काफी स्पिरिचुअल थे एंड डिवाइन थीम्स को फॉलो किया करते थे। ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे एंड देखो ये एक एंग्लिकन प्रीस्ट भी थे। दैट इज वाई इनकी जो मोस्टली पोएट्रीज थी वो रिलीजियस थी। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दी टेम्पल। दी टेम्पल एक कलेक्शन था इनके सबसे सिग्निफिकेंट वर्क का। इसमें पोएम्स थी जो कि रिलीजियस थीम्स को एंड डिवोशन को एक्सप्लोर करती हैं। फिर आता है ईस्टर विंग्स। ये भी एक पोएम थी दैट शेप्ड लाइक विंग्स सिंबलाइजिंग द थीम ऑफ स्पिरिचुअल एक्सेंट एंड रीबर्थ। तो इसमें मेन आपको जो चीज आप याद कर सकते हैं दैट इज रीबर्थ। फिर है दी कॉलर। The caller reflects on the tension between personal desires and religious obedience. काफी लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जब वो किसी चीज को फॉलो अप करते हैं, तो उनके रिलीजियस जो बिलीव्स हैं और जो पर्सनल उनकी डिजायर्स हैं उनके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। मैं एक मिनट के लिए हटा देती हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अगर पेज में कुछ नहीं दिख रहा था सो यू कैन जस्ट सी। इसके बाद है कुछ और भी पोएम्स हैं, आपको अच्छे से दिखे इसलिए अभी मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है। आई होप द स्क्रीन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। इसके बाद है लव, द ऑल्टर। द ऑल्टर भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है ना। तो द टेम्पल आपको इनका ऑन प्रायोरिटी याद करना ही करना है। इसके अलावा ईस्टर विंग्स, कॉलर एंड दी ऑल्टर, ये चार आप इनके वर्क्स जरूर याद कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी कविताओं को इनकी रिलीजियस थीम की वजह से काफी ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा एक मेटाफिजिकल पोएट थे तो ऑब्वियसली उसमें कंसीट्स एंड हैवी मेटाफर्स देखने को हमको मिलते हैं। इसके बाद आते हैं एंड्रयू मार्वल। मेटाफिजिकल पोएट्स में जॉन डन के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है मिस्टर एंड्रयू मार्वल। ये एक इंग्लिश पोएट, पॉलिटिशियन एंड सटायरिस्ट थे। इनकी मेटाफिजिकल विट के लिए जाना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय हिम वाज टू हिज कोय मिस्ट्रेस। ये एक मेटाफिजिकल पोएम थी इन विच द स्पीकर आर्ग्यूज फॉर द अर्जेंसी ऑफ लव एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम। ये बोलते हैं देखो वक्त कितना जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं है कब पूरा निकल जाएगा। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जस्ट कम टुगेदर। इस तरीके का इनका ये वर्क था। फिर है अपॉन एपल्टन्स हाउस। ये कंट्री हाउस पोएम थी। देन देयर इज द गार्डन एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस के बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक पॉलिटिकल पोएम थी जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल को ये प्रेज करते हैं। फिर है बर्म्यूडाज। दिस पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ द बर्म्यूडाज एंड इट रिफ्लेक्टेड ऑन द आइडिया ऑफ द अर्थली पैराडाइज। ये बर्म्यूडाइज आइलैंड्स को अर्थली पैराडाइज बताते हैं। फिर है द डेफिनेशन ऑफ लव। ये एक मेटाफिजिकल पोएम थी, बस आप नाम याद कर लेंगे तो चलेगा। And a dialogue between soul and body. It was an allegorical poem which explored the tensions between spiritual and physical existence. इसके बाद आते हैं इब्राहिम काउले। इब्राहिम काउले was an English poet, essayist and playwright. इनके मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स ही नोट डाउन किए हैं, प्लीज आप याद करिएगा। जिन्हें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगी उन्हें आपको जरूर याद करना है। क्वेश्चन आया तो समझ लीजिए यहीं से आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं होने वाला है। सो इब्राहिम काउले का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है पोएटिकल ब्लॉसम्स। ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था एज वेल एज इट इज ऑल्सो हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। फिर है द मिस्ट्रेस, पिंडरिक ओड्स। इन्होंने पिंडर जो कि एक क्लासिकल ग्रीक पोएट थे उनसे इंस्पायर होके एक वर्क लिखा था जिन्हें पिंडरिक ओड्स के नाम से ही जाना जाता है, बिकॉज दैट वर्क एंड ही हिमसेल्फ वाज सो मच इंस्पायर्ड बाय द क्लासिकल ग्रीक पोएट पिंडर। फिर है
डेवी डेज, ये अनफिनिश्ड था, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको याद क्या रखना है यहाँ पर? पोएटिकल ब्लॉसम्स। अच्छा, ऐसे याद रखिए, इब्राहिम कावले की एक मिस्ट्रेस थी, सो द मिस्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद वो दोनों मिलके कविताएं लिखते हैं, कविताएं ब्लॉसम होती हैं, तो पोएटिकल ब्लॉसम्स। और वो कविताएं क्या थी? सो दे वर पिंडरिक ओड्स। सो इब्राहिम कावले, द मिस्ट्रेस, poetical blossoms and Pindaric odes. Now comes the last part of this lecture. अब हम इस टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। थोड़ा सा बचा रह गया, यस, थोड़ा सा बचा रह गया है, तो एसेज देख लेते हैं। एसेज जो है, इट वाज एसेज इन वर्स एंड प्रोज 1656, ये एसेज का कलेक्शन था जिसमें हमें कावले की प्रोज राइटिंग स्टाइल देखने को मिलती है। इसके अलावा सेवरल डिस्कोर्सेज बाय वे ऑफ एसेज इन वर्स एंड प्रोज एंड पिंडरिक ओड्स। बस इतना याद रखिए, ये वाला लाइन याद रखिए, एसेज इन वर्स एंड प्रोज, जिससे हमें कावले की प्रोज स्टाइल के बारे में पता लगता है। इसके बाद आते हैं थॉमस कैर्यू। थॉमस कैर्यू, अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं वीडियो हटा देती हूँ, ओके। थॉमस कैर्यू जो है, ये एक प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट थे ऑफ द जैकोबियन एंड कैरोलाइन एरा। इनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं ए रप्चर, टू माई इनकॉन्स्टेंट मिस्ट्रेस, एन एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स, डॉक्टर जॉन डन, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था। देन देयर इज द स्प्रिंग। फिर आते हैं सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बैलेड अपॉन अ वेडिंग, सेशन ऑफ द पोएट्स, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट सॉन्ग है वाई सो पेल एंड व्हेन फॉन्ड लवर। फिर है रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस एक इंग्लिश पोएट थे एंड सोल्जर थे, जिन्हें इनकी लिरिक पोएट्री के लिए जाना जाता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, इट वॉज अ फेमस पोअम। फिर है, इसमें इनकी फेमस लाइन भी थी एक बहुत ज्यादा, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ केज, ये इस कविता की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। फिर ल्यूकास्टा, टू ल्यूकास्टा गोइंग टू द वॉर्स, दी ग्रासहॉफर, इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क थे। देन कम्स रॉबर्ट हैरिक, ही वॉज इन 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट, जिन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है हेस्पेराइड्स के लिए। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था एंड इट केम आउट इन 1648। इनकी मोस्टली थीम्स जो है वो कार्पेडियम थीम्स हुआ करती थी। कार्पेडियम मतलब जस्ट लिव इन द मोमेंट। इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट वर्क है टू दी वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, कोरिनाज गोइंग अ मे। ऑन दिस नोट वी एंड दिस लेक्चर। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें, राइटर्स, पोइट्स बता दिए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टूडेज डेली MCQ. So the first question is, which monarch ruled during the Jacobean age? Question number second is, who wrote the metaphysical poem The Flea? Question number third says, who is known for the pastoral poem To Althea from Prison during the Caroline age? Which monarch ruled during the Jacobean age? Who wrote the metaphysical poem The Flea? Who wrote the tragic play The Duchess of Malfi? Who is known for the pastoral poem To Althea from Prison? And last question, who is known for his collection of poems titled Hesperides during the Caroline age? So this was all for today. I hope that you understood everything well. And last but not the least, I would just like to say, if you are new on our channel, so please do subscribe the channel. If you found anything helpful, do like it, share it with your friends, and also do not forget to give your feedback in the comment section. We will soon meet in our next class. Till then, signing off, and also keep learning. We will soon meet in our very next class. Thank you, everyone.